हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 25 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 अगस्त 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। कल यानी कि लास्ट वाला डेली करंट अफेयर। लास्ट वाला डेली करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ा था कि 23 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जो कि 2024 से शुरू हुआ मनाया जाना, लेकिन कारण 2023 में था। कारण यह है कि 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रयान को लैंड कराया था सक्सेसफुली चंद्रमा पर। और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है। इसके अलावा कोयला उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है, पहला स्थान चाइना का है। वन फ्री जोन पासपोर्ट सर्विस शुरू की गई है यूएई में, दुबई में। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स नाम की पुस्तक आई है और इस पुस्तक को लिखा है रोनसिका चौधरी ने। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है, ये 3 अक्टूबर से 15 दिनों के लिए एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान। 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलेगा, 15 दिनों के लिए। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के पहले सेमिनार रण संवाद का आयोजन किया है मध्य प्रदेश के महू में। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 ये आयोजित की गई जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदल करके अब परशुरामपुरी कर दिया गया है। UIDAI ने आधार आधारित eKYC के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है, या कहें स्टारलिंक UIDAI के साथ साझेदारी किया है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे लास्ट डे से, जिनका आपने 1 मिनट में रिवीजन किया। अब हम लोग आज की करंट अफेयर पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन आपको बता दें इसकी क्विज PDF सब आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है MJT ऐप पर। MJT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर आपको फ्री PDF, फ्री क्विज वगैरह मिलेगी। इसके अलावा टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रोजाना रात को 9 बजे आपको डेली करंट अफेयर का PDF मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतया डिजिटल साक्षर राज्य बना है? डिजिटली साक्षर, तो डिजिटली साक्षर राज्य पहला बन गया है भारत का केरल। केरल राज्य पहली तरीके से फुली डिजिटलाइज स्टेट बन गया। पूरा स्टेट डिजिटलाइज है, मतलब वहाँ का हर एक नागरिक जो है वो डिजिटली साक्षर है, डिजिटली लिटरेट है। बेसिक डिजिटल सर्विसेज उसको आसानी से पता है, चाहे वो कोई वृद्ध पर्सन हो, कोई बुढ़िया हो, या कोई मतलब कि जानकार समझदार बच्चा हो, ये सबको बेसिक डिजिटल चीज़ें पता हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे करना है, डिजिटली वीडियो कॉल कैसे करनी है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये पहला पूर्णतया डिजिटल राज्य बन गया है, और ये घोषणा डिजी केरल परियोजना के अंतर्गत पहले चरण की सफलता के बाद की गई है। डिजी केरल अभियान एक बहुत बड़ा मेगा अभियान चलाया गया था वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके तहत डिजिटली साक्षर किया जा रहा था हर एक पर्सन को। जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी बाहर निकलता है, घूमता फिरता है, या फिर कुछ भी मतलब एक प्रकार से चलने फिरने लायक है, कोई भी वृद्ध पर्सन की अगर बात करें, तो उन सबको भी जा करके ट्रीट किया गया, सिखाया गया कि भाई आप डिजिटली कैसे सीख सकते हो, चीज़ों को आगे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। इस हिसाब से डिजी केरल परियोजना के तहत ये उपलब्धि हासिल की गई है। अब कुछ और डिजिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनको नोट पॉइंट में मैं लिख कर आया हूँ। ये स्टैटिक कह लो या कह लो पुराने करंट अफेयर, इनको आपको याद रखना है रिवीजन पर्पज से, ठीक है। जैसे पूछा जाए भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना था? साक्षरता से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। तो कोल्लम जिला केरल का ही भारत का पहला संविधान साक्षर बना था, यानी कि यहाँ के जितने नागरिक हैं वो संविधान को जानते हैं, बेसिक संविधान की चीज़ें जानते हैं। ऐसा नहीं पूरा संविधान रटा रटाया है। भारत का पहला पूर्णतया डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य ये भी केरल ही बना था। डिजिटल बैंकिंग, सबसे पहले तो डिजिटल बैंकिंग सबको सिखाई गई कि डिजिटली कैसे आपको बैंक से कनेक्ट होना है। कोई ज़रूरी नहीं है फिजिकल आप बैंक में जाओ पैसे जमा करने या निकालने। भारत का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला जिला कौन सा था? तो केरल का ही त्रिशूर जिला था। भारत का पहला पूर्णतया डिजिटलीकृत गांव कौन सा बना था? ये पोलमपारा ग्राम पंचायत बना था, केरल का ही। पहले गांव बना, फिर जिला बना, और अब पूरा स्टेट बन गया डिजिटल। भारत का पहला खुद की इंटरनेट सेवा इस्तेमाल करने वाला केरल है। केरल ने के फोन सर्विस शुरू की थी, ठीक है। केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क शुरू किया था, जिसके जरिए ये खुद की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ना जियो ना एयरटेल, खुद का ही, ठीक है। अब केरल के बारे में जान लो, केरल इतना आगे चल रहा है, तो केरल है क्या, कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम राजधानी है। केरल एक छोटा सा राज्य यहाँ पर है दक्षिण भारत में। सबसे ज़्यादा साक्षर, जब 2011 की जनगणना आई थी उस टाइम पर भी सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य यही था।
केरल के सीएम हैं सीपीआईएम पार्टी से पिनराई विजयन। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। ये अपना बॉर्डर तमिलनाडु से और कर्नाटका से लगाता है। इसके अलावा यहाँ पर इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है, पलक्कड़ दर्रा है, थामासुरी दर्रा है। कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम ये प्रमुख यहाँ पर नृत्य हैं। ठीक है, 14 जिले हैं, 140 विधानसभा में सीटें हैं। हर जिले में देखिए 10 विधानसभा सीट, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीट यहाँ से जाती है केरल से। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के एक परिपत्र के अनुसार अनुपालन में अपने कारपोरेट वेबसाइट को सुरक्षित .bank.in डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग वाला बैंक कौन बना? तो ये बन गया है साथियों पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक, अब जानते हो भारत में टोटल 12 पीएसयू हैं। एक बात तो ये ध्यान रखो, भारत में केवल 12 पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स हैं, यानी कि 12 सरकारी बैंकें हैं। जैसे आपको महारत्न कंपनी वगैरह के बारे में बताता हूँ ना, ऐसे ही 12 सरकारी बैंकें हैं भारत में। इन 12 सरकारी बैंकों में एक बैंक है पीएनबी। पीएनबी बैंक, आरबीआई ने क्या कहा था कि जो भी बड़े बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, आने वाले दिनों में चाहे प्राइवेट बैंक ही हैं, वो अपने वेबसाइट को ना ये .com, .in इन सब में ना रखो, उनका एक अलग ही डोमेन हो जाना चाहिए, .bank.in, है ना। इस प्रकार का पूरा डोमेन होना चाहिए कोई भी बैंक हो, जिससे लोगों को जो भी नागरिक हो उनको पता रहे कि ये डोमेन बैंक का है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पीएनबी का बताऊं तो ऐसे हो डोमेन इसका www. मान लो pnb.bank.in ये हो। ये कहा था आरबीआई ने कि जो भी हो उसमें लास्ट में डोमेन जो हो वो .bank.in हो। इसे लास्ट वाले को डोमेन कहते हैं ना, ये तो पता है, तो ये होना चाहिए। तो ऐसे में ये आरबीआई की गाइडलाइन को सबसे पहले यूज करने वाला बैंक बना है पीएनबी। बात समझ में आई? अभी आने वाले दिनों में और भी बैंकें ऐसा डोमेन लाएंगी अपना, मतलब सब अपना चेंज करेंगी। ठीक है, सब अपना माइग्रेट करेंगे या कहीं शिफ्ट करेंगे। जो भी वेबसाइट पर जो भी डाटा होगा वो इस वाले डोमेन पर लाएंगे सब। जैसे एचडीएफसी है तो hdfc.bank.in हो जाएगा, एसबीआई है तो sbi.bank.in हो जाएगा, ऐसे ही। तो पीएनबी भी है। पीएनबी वैसे और भी चीज़ों के लिए जाना जाता है। भारत का पहला पूर्णतया भारतीयों द्वारा संचालित ये बैंक बना था। ये 1894 में शुरू हुआ था। उस टाइम पर दयाल सिंह मजाठिया और लाला लाजपत राय जी ने इसे शुरू किया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एमडी और सीईओ वर्तमान में है इसके अशोक चंद्रा। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। बाकी आरबीआई के बारे में तो जानते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्ष 2025 में अहमदाबाद निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा? तो अहमदाबाद यानी कि गुजरात का जो जिला है अहमदाबाद, ये इन 3 गेम की मेजबानी करने वाला है 2025 में ही, इसी साल। अभी एशियाई एक्वाटिक्स चैंपियनशिप यहाँ पर होगा, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप होगा, सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट यही है, कॉमनवेल्थ का भारोत्तोलन चैंपियनशिप, और एफसी अंडर 17 एशियाई कप यहाँ पर होगा, क्वालिफायर। तो ये 3 इवेंट यहाँ पर आयोजित होने वाले हैं 2025 में ही। इसके अलावा भी अहमदाबाद में ही और भी आने वाले दिनों में बहुत स्पोर्ट्स बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे, जिसमें ओलंपिक भी हो सकता है भारत को मिल जाए। ठीक है, एक तो कॉमनवेल्थ मिल गया है ना, जो मैंने अभी आपको उस दिन क्वेश्चन बताया था कि भारत ने बिडिंग की है, तो उसमें खुशखबरी ये है कि भारत को मेज़बानी मिल गई है 2030 के कॉमनवेल्थ गेम का। तो 2010 के बाद 20 साल बाद 2030 में भारत फिर से मेज़बानी करेगा कॉमनवेल्थ का। 2010 में दिल्ली में भारत ने मेज़बानी किया था, इस बार अहमदाबाद में करेगा, क्योंकि अहमदाबाद में ही स्पोर्ट एनक्लेव बन रहा है बड़ा वाला। वहीं पर हम लोग 2036 में ओलंपिक भी मेज़बानी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ओलंपिक की मेज़बानी मिलेगी तब। खैर, अभी के लिए 24 से 30 अगस्त के बीच में होगा ये कॉमनवेल्थ का भारोत्तोलन चैंपियनशिप, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अहमदाबाद में होगा, नारायणपुरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। 29 देश के 350 से अधिक एथलीट आएंगे। एशियाई एक्वाटिक चैंपियनशिप ये सितंबर अक्टूबर में होगा, प्रस्तावित है। एफसी अंडर 17 ये 22 से 30 नवंबर तक प्रस्तावित है। मतलब अभी इस साल तो 3 इवेंट ये होने हैं। इसके अलावा 2026 में अगर पहुंचेंगे तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप होगा। अभी तो कॉमनवेल्थ हो रहा है, अगली बार एशियाई वाला भी यहीं पर होगा। तीरंदाजी एशिया पैरा कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट होगा 2026 में। विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल ये 2029 में मेज़बानी मिल गई है भारत को। आप जानते हो विश्व पुलिस और अग्निशमन ओलंपिक के बाद सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों का, सबसे ज़्यादा इवेंट्स को होस्ट करने वाला दूसरा गेम होता है। ठीक है, ओलंपिक के बाद दूसरे नंबर पर आता है।
इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी हम लोग पा गए हैं, तो ये भी अहमदाबाद में ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। सारे क्वेश्चंस को इसीलिए कंपाइल करके आपको एक ही एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। अच्छा, रिवीजन से याद आया, क्या होता है कई बार बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी अपडेट होती रहती है, चीज़ें बदलाव होता रहता है, तो उन घटनाओं को इतिहास से जोड़ करके एक साथ एक सूत्र वाला कहीं वीडियो मिलता नहीं है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे संघर्ष हुए हैं, बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं, बहुत सारे युद्ध हुए हैं, समझौते हुए हैं, बड़े बड़े, शिमला समझौता हो, ताशकंद समझौता हो, है ना, बहुत सारे समझौते हुए हैं। तो इन सब को एक साथ एक ही वीडियो में, वो भी कम से कम टाइम में कंपाइल करके मैंने कल रात को एक वीडियो दी आपको, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो हालांकि वो ट्रेंडिंग टॉपिक भी था कि पाकिस्तान अभी गिड़गिड़ा रहा है, तो उसको लेकर के शुरुआत किया मैंने। लेकिन आप अगर पूरी वीडियो देखोगे तो उस वीडियो में मैंने आपको भारत पाकिस्तान 1947 से लेकर के, जब से पाकिस्तान पैदा हुआ तब से उसके मरना, मतलब अभी नहीं मरा है, हो जाएगा, तो तब से लेकर आज तक जितने भी इवेंट हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े समझौते हुए हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, किस प्रकार से हराया गया, सारा इवेंट सिलसिलेवार तरीके से मैंने उसमें बताया है। तो उससे क्या होगा कि आपको इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बारे में हर एक चीज़, हर एक समझौते, चाहे सिंधु नदी जल समझौता हो, शिमला समझौता हो, या ताशकंद समझौता हो, या आपका न्यूक्लियर को लेकर के हो, या आपका 1999 का कारगिल युद्ध हो, सब कुछ उसमें बताया गया है ना। तो आप एक सिलसिलेवार तरीके से नोट्स बना भी सकते हो या उस वीडियो से पूरा तैयार कर सकते हो, ठीक है। चलिए, क्योंकि अभी इन दिनों में ये घटनाएं जो चल रही हैं, इस वजह से वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में किस देश को AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आप देख रहे हो ना, अब पिछले दिनों में जो भी कोई एग्जाम हुए हैं उसमें उठा करके देखोगे तो अब वो मुगल काल, सल्तनत काल या प्राचीन इतिहास, इन सब से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, एक दो क्वेश्चन उठा लेता है बस। अब क्वेश्चन बन रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से, या तो आज़ादी के बाद भारत के उत्थान को लेकर के, इसी से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस टाइम भारत का रिलेशन क्या है, खासकर अब तो एक टॉपिक भी दे देता है, आप जो भी सिलेबस अब उठा कर देखोगे उसमें एक टॉपिक देता है, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री रिलेशन। तो इस पोर्शन के तहत क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे, कल की वीडियो जरूर देख लेना सब लोग। तो AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किस देश को? भारत को नियुक्त किया गया है, ठीक है, भारत को अभी नियुक्त किया गया है। ये एशिया पैसिफिक के लिए है। AIBD का पूरा नाम होता है एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, यानी कि ए फॉर हुआ एशिया पैसिफिक, इंस्टीट्यूट ऑफ, B फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। इसका कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भारत को चुन लिया गया है। 19 से 21 अगस्त के बीच में फुकेत, थाईलैंड में 23वीं जो AIBD की जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, उसी में भारत को वोटिंग में सबसे ज़्यादा वोट मिले और इसके बाद भारत को अध्यक्ष चुन लिया गया है, ठीक है, इसकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। तो कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी 2016 में इससे पहले भारत ने संभाली थी और अब 2026 में संभालने को मिलेगा, ठीक है। 1977 में स्थापना हुई थी, सदस्य 45 देशों के 92 संगठन है इसके। अगला, भारतीय सेना ने हाल ही में कहां पर समन्वय शक्ति अभ्यास किया? समन्वय शक्ति, तो समन्वय शक्ति अभ्यास ये अभी हुआ है असम और मणिपुर में, असम मणिपुर बॉर्डर पर हुआ, असम में ही है लेकिन असम मणिपुर बॉर्डर के साइड में हुआ है। तो असम में ये हुआ है, तिनसुकिया जिले में 10 दिवसीय सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास है। भारत की सेनाओं ने आपस में ये सामान्य अभ्यास किया हुआ है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियां और जिला प्रशासन, ये सब मिल करके कैसे ऑपरेशन करेंगे। अगर मान लीजिए असम में कोई घुसपैठ होती है या उधर से कोई अटैक होता है, ठीक है, उधर भी बहुत सारे आतंकवादी संगठन रहा करते हैं, तो उनसे निपटने के लिए यह ऑपरेशन किया गया है। या अगर कुछ कोई उस एरिया से, अगर मान लो कोई इधर पूर्वोत्तर से घुसना चाहे या 3 फ्रंट वार खोल दे कि चलो इधर से अटैक कर देते हैं, इधर से अटैक शुरू करवा देते हैं, इधर से अटैक शुरू करवा देते हैं, इधर से अटैक शुरू करवा देते हैं, तो ऐसे समय में हम लोग को हर तरीके से हर मोर्चे पर तैयार होना होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर भी अभ्यास करके रखते हैं, यहाँ पर भी अभ्यास करके रखते हैं, यहाँ पर भी रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं, यहाँ पर भी करते रहते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ तो करते ही रहते हैं नेवी के द्वारा। एक्सरसाइजेस ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। जब पहले से प्रैक्टिस किए रहते हो तो आप फोड़ कर आते हो, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो चाहे जो हो, ठीक है। खैर, असम के बारे में तो आप जानते हो, असम पर भी मैंने अभी आपको एक रिसेंटली वीडियो दी हुई है, उसको देखिएगा। यहाँ पर एक नियम आया है कि 18+ व्यक्ति जो होंगे उनके अब आधार कार्ड नहीं बन पाएंगे,
क्यों नहीं बन पाएंगे? ये अवैध प्रवासियों को रोकने का एक कदम बताया जा रहा है असम गवर्नमेंट के द्वारा, और उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया है। आप लोग उसको कवर जरूर कीजिएगा। जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक की वीडियो आती है उसको जरूर देखा कीजिए, क्योंकि उससे आपको कोई भी न्यूज़ हो उसको डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस का आंसर मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया? तो पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये योगी आदित्यनाथ ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उद्घाटन किया है, गोरखपुर में हरित हाइड्रोजन संयंत्र, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ठीक है, टोरेंट पावर, टोरेंट गैस द्वारा ये विकसित किया गया है। योगी आदित्यनाथ विधायक है ना गोरखपुर से, क्योंकि ये अभी विधानसभा के सदस्य हैं और मुख्यमंत्री हैं। सांसद पहले हुआ करते थे, अभी सांसद वहां पर रवि किशन है। खैर 72 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा ये, और गोरखपुर में स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश का ये पहला है, ध्यान रहे यूपी का पहला है, यूपी का पहला है हरित हाइड्रोजन संयंत्र। ठीक है, टोरेंट पावर और टोरेंट गैस द्वारा विकसित है। भारत का पहला गुजरात में स्थापित किया गया था। इसके अलावा पहला ग्रीन स्टेट कौन बनने जा रहा है? पूरी तरीके से पूरा राज्य ही ग्रीन हो जाएगा। पहला ग्रीन स्टेट बनेगा हिमाचल प्रदेश बनेगा। ठीक है, ग्रीन स्टेट मतलब ये नहीं उसको कलर कर देंगे मैप में भारत के हरा हरा। ग्रीन स्टेट का मतलब वहां पर जो भी कार्बन का एमिशन होगा वो ना के बराबर होगा, या वहाँ पर जो ग्रीन एनर्जी है उसको ही यूज़ किया जाएगा लगभग 100% के आसपास में। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन ट्रेन चलेंगी, हाइड्रोजन बसेस चलेंगी, या इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी, तो मतलब कार्बन का एमिशन नहीं होगा, पूरी तरीके से हरा भरा रहेगा। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश आपको यहाँ पर दिख जाएगा, चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा। लखनऊ इसकी राजधानी है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से सीएम है। आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर हैं। यहाँ पर रामगढ़ ताल, सुराहा ताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर, मोती झील है। दुधवा नेशनल पार्क ये सबसे इकलौता ही नेशनल पार्क है, और एकमात्र नेशनल पार्क है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी है। इटावा लायन सफारी यहाँ पर है। महाराजगंज में आपने देखा था कि एशियाई गिद्ध का एक संरक्षण केंद्र खोला गया है, जो कि एशिया में सबसे बड़ा है। चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पौता झोरा यहाँ का लोक नृत्य है। 75 जिले सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसी भी राज्य में। विधानसभा में 403 सीट सबसे ज़्यादा किसी भी राज्य में। 100 विधान परिषद की सीट किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा। लोकसभा में 80 सीट यहाँ से जाती है किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा। राज्यसभा में 31 सीट यहाँ से जाती है किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगला, भारतीय चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किसको पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया? उपराष्ट्रपति का अब चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस दोनों ने ही अपना अपना कैंडिडेट उतार दिया है। अब इनके बीच में चुनाव होने वाला है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होगा, इस चुनाव के पर्यवेक्षण के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, सुशील कुमार लोहानी और डी आनंदन। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चुनाव आयोग ने 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। ठीक है, तो देखो सीपी राधाकृष्णन जो है ये एनडीए अलायंस के कैंडिडेट हैं, और इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखना, इन दोनों में टक्कर है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप जानते हो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मतदान करते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के भी चुने हुए सदस्य और राज्य के जो विधान परिषद है उनके भी चुने सदस्य, इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, लेकिन मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये बात ध्यान रखना, ऑप्शन में आएगा तो इसको जरूर करके जाना। ठीक है, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी लोग होते हैं। इसके पीछे का तर्क क्या है? तर्क ये दिया जाता है कि भाई अगर मनोनीत सदस्य वोट करेंगे राष्ट्रपति के वाले चुनाव में, तो मनोनीत तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किए गए रहते हैं। ऐसे में अगर कोई दोबारा राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार खड़ा हुआ रहेगा तो उसको तो अपना वो उतना वोट फिक्स रहेगा। जैसे 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में। अब मान लो मैं राष्ट्रपति हूँ और मैंने 12 सदस्य को इस बार अपने टर्म में नियुक्त किया। अब अगली बार जब चुनाव आया तो मैंने फिर से लड़ा राष्ट्रपति का पद का चुनाव, और अगली बार वो 12 को जिनको चुना था हमने बनाया है वो तो हमारा वोट फिक्स हुआ ना, तो फिर लोकतंत्र कहाँ? इसीलिए ये कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत वाले नहीं, चुने हुए जो जनता द्वारा चुन करके भेजे गए हैं वही मतदान करेंगे। जबकि उपराष्ट्रपति को तो अथॉरिटी है नहीं कि वो मनोनीत कर सके, इसलिए उसके में तो सब लोग वोट दो। अगस्त 2025 में दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर ये नियुक्त किए गए हैं सतीश गोलचा।
सतीश गोलचा देखिए ये नियुक्त किए गए हैं, चार्ज लिए हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में। दिल्ली, मुंबई ये सब महानगर है तो यहाँ के पुलिस कमिश्नर पूछे जाते हैं। आईपीएस अधिकारी हैं सतीश गोलचा। और 1 अगस्त 2025 को संजय अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के बाद और शशि भूषण कुमार सिंह इनके अंतरिम कार्यकाल के बाद ये अपना कार्य संभालेंगे। अरुणाचल प्रदेश में पुलिस महानिदेशक के रूप में ये काम कर चुके हैं, अब होंगे दिल्ली पुलिस के नए पुलिस आयुक्त या कहें पुलिस कमिश्नर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने कहां पर 2 सितंबर 2025 को सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे? तो 2 सितंबर को, आने वाले 2 सितंबर को पीएम मोदी नई दिल्ली में यशोभूमि में उद्घाटन करने जा रहे हैं सेमिकॉन इंडिया का। सेमिकॉन इंडिया आप जानते हो भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और ऐसी आईटी इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक आयोजन होता है, अभी शुरू हुआ है। सेमिकॉन में इस बार पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे यशोभूमि में। यशोभूमि एशिया का लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर है। जैसे भारत मंडपम है जहाँ पर अपने लोगों ने, हम लोगों ने G20 आयोजित कराया था, ऐसे ही एक यशोभूमि बन रहा था। यशोभूमि अब भी बन रहा है, अभी भी बन रहा है, अभी और बड़ा बन रहा है, लेकिन वहीं पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, दिल्ली में ये भी है यशोभूमि, तो यहीं पर होगा सेमिकॉन इंडिया। चौथा इस बार का संस्करण होगा 2 से 4 सितंबर 2025 तक। अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण, ये है इस बार की थीम। 15,000 प्लस प्रतिभागी इसमें शामिल हो रहे हैं और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत आता है। इसको इस मिशन के तहत किया जा रहा है आयोजन, जिससे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हम लोग भी आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो इसी पर यह समिट होगा। हाल ही में ट्रंप ने किसको भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है? मतलब कुल मिलाकर भारत और दक्षिण एशिया के लिए अपना राजदूत नियुक्त किया है। तो ट्रंप ने अभी नियुक्त किया है सर्जियो गोर को। एरिक गारसेटी जब जो बाइडन थे उनके टाइम पर हुआ करते थे, जैसे ही जो बाइडन गए, ट्रंप आए जनवरी में, तो फिर एरिक गारसेटी ने भी इस्तीफा दे दिया। तो भाई उनकी चलनी नहीं है, ट्रंप है, अपने मुताबिक सब जगह रखते हैं। तो एरिक गारसेटी के जाने के बाद तब से पद खाली था, कोई भी भारत में राजदूत नहीं था और अब नियुक्त किए गए हैं सर्जियो गोर। सर्जियो गोर जो हैं ये ट्रंप प्रशासन में भारत में अमेरिकी राजदूत होंगे। ओके, जो अमेरिका फर्स्ट एजेंडा लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। जनवरी से ये पद खाली था। बाकी इंडिया और यूएस का रिलेशन तो आप देख ही रहे हो, उसके लिए मैंने आपको ट्रेनिंग टॉपिक पर वीडियो दी है, आप उसको देख सकते हो। पिछले दिनों में कौन कौन से उच्चायुक्त और राजदूत कहाँ कहाँ पर नियुक्त किए गए? जैसे जितेंद्र पाल सिंह ये भारत के राजदूत हैं इजराइल में। दिनेश भाटिया ये भारत के राजदूत ब्राज़ील में। जी बाला सुब्रमण्यम भारत के राजदूत मालदीव में। अनुराग श्रीवास्तव भारत के राजदूत मॉरिशस में। नीना मल्होत्रा भारत की राजदूत स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन में। एसाद अजीमा ये भारत में मालदीव के राजदूत। और सुभाष प्रसाद गुप्ता सेंट विसेंट। और इसके अलावा भी वन लाल वन्ना ये कंबोडिया में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने साथियों फ्रांस के साथ साझेदारी की है कि भारत में जो नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट बनेंगे उसका इंजन बनाएगा फ्रांस। भारत अपने इंजन पता नहीं क्यों की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं विकसित कर पा रहा है। अब तक जो तेजस हम लोग बना रहे हैं या तेजस जो बनाएंगे आने वाले दिनों में, जो अभी ऑर्डर भी मिला है भारतीय वायुसेना के लिए, उन सब तेजस का जो इंजन बनता है वो अमेरिका बनाता है। अमेरिका से हम लोग की डील हुई है। अब ये जो नेक्स्ट जनरेशन में हम लोग बनाएंगे, हो सकता है जो अपना 5th जनरेशन वाला बन रहा है उसके लिए जेट इंजन फ्रांस से बनवाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए भारत और फ्रांस के बीच में साझेदारी हुई है। भारत और फ्रांस कंपेरेटिवली ज़्यादा ट्रस्टेड हैं अमेरिका के कंपैरिजन में। अमेरिका जो है वो तो धोखेबाजी करता ही रहता है, केवल अपना बेचना रहता है, उसको अपना डील कराना रहता है, अपना पैसा कमाना रहता है, इसलिए उस पर कम भरोसा है। तो ये डील फ्रांस की तरफ जाना एक प्रकार से समझ लो बहुत बड़ा सेटबैक है अमेरिका के लिए। लगभग 15,000 करोड़ का ये डील हो सकता है। डीआरडीओ और HAL ये मिल करके जेट बनाएंगे और सैफरान फ्रांस की कंपनी जो है ये इसका इंजन बनाएगी। लगभग 10 वर्ष में बनेगा। और अब बाकी तो फ्रांस के बारे में जानते ही हो, इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी MJT एजुकेशन चैनल पर। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित पहला त्रिसेवा सेमिनार इसका क्या नाम है? तो रण संवाद है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 66 के तहत चुनाव का प्रावधान है।
63 से 73 उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं संविधान में। 1984 में भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी? भारत में कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करना। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।